चालू किए नहीं थे, और आपका जो कंप्लीशन ईयर रहेगा 27 रहेगा ना, तो आप इसी बैच में कंटिन्यू करो। हो सकता है कुछ टॉपिक जो आप उसमें पढ़ लिए होगे ना वो वापस से रिपीट होगा, CSAT की क्लासेस होगी वो भी रिपीट होगी, बजट वो सब हम लोग अगले साल पढ़ेंगे, है ना। तो आप इसी बैच में कंटिन्यू करो। आप लोग नए हो दोनों, ठीक है। ये आप मीडियम क्या आपका? हिंदी मीडियम, आपका भी हिंदी मीडियम है, ठीक है। ये रखो हिंदी के, मैं एक और मंगवा दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो आप देखेंगे लाइव हो गया क्लास। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था। कल की क्लास में मैंने यूपीएससी का सब्जेक्ट और यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं, पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का, वो मैंने कल की क्लास में बताया था। तो आप लोग एक बार डेमो देख लीजिएगा। डेमो ग्रुप में जुड़े हैं आप दोनों? ग्रुप में आप सभी जुड़े हैं? ग्रुप में सभी जुड़े हैं, ठीक है। जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दूंगा और उसमें डेमो लेक्चर आ जाएगा आप लोगों का, तो उसमें डेमो आप लोग देख लेना। तो वो लेक्चर से आपको सब समझ में आ जाएगा कितने एग्जाम के पैटर्न्स है यूपीएससी के, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना नंबर आपको चाहिए निकालने के लिए, वो मैंने कल बताया था। और फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं मेरे से, है ना, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो चालू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे आप इसको तैयारी इसकी चालू कैसे करेंगे, आपको पढ़ना क्या है, आपका सोर्स क्या रहेगा, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में पहला जो आपका सोर्स रहेगा वो एज यूजुअल क्लास के नोट्स रहेंगे, ठीक है। क्लास के नोट्स जितने मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा उसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, कोई भी टॉपिक ऐसा रहेगा नहीं जो छूटेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इकोनॉमी के लिए, स्पेशल इकोनॉमी के लिए आप लोगों को करंट अफेयर टॉपिक पे फोकस करना है। यूपीएससी करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक होते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड चल रहे हैं, जैसे वो ट्रेड चल रहा है, व्यापार चल रहा है, व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से सरकार टैरिफ लगा रही है, तो वो सबसे रिलेटेड पॉइंट हो गया। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ कितने प्रकार का होता है, तो ये सब में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। तो जो करंट अफेयर का टॉपिक है उस पर आपको गूगल करना है, समझ रहे आप बात को। इकोनॉमी में जो भी क्वेश्चन आता है स्टैटिक से कम करंट से ज्यादा आता है, तो आप लोगों को स्टैटिक पता होगा तभी तो आप लोग करंट को अपडेट कर पाओगे अपने, है कि नहीं। लेट सपोज मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब यदि किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ गया अचानक से तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे उसको नॉर्मल टर्म्स में। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। तो इन्फ्लेशन टॉपिक चल रहा है अभी। लेट सपोज नया टर्म निकल गया कोई सा, लेट सपोज स्टैगफ्लेशन। मान लो कुछ अर्थशास्त्र जो कार्य हैं, जो बनाते हैं अर्थशास्त्र, जो रिसर्चर्स हैं, इकोनॉमिक स्कॉलर हैं, उन लोगों ने कोई नया टॉपिक पॉइंट निकाल दिया, स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस तो बढ़ती हैं, मूल्य तो बढ़ता है, साथ साथ में बेरोजगारी भी बढ़ती है। प्राइसेस भी बढ़ती है वस्तु की और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, आपका एक नया टॉपिक हो गया। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिर्फ इन्फ्लेशन। मैंने आप लोगों को स्टैगफ्लेशन नहीं पढ़ाया। ये पॉइंट कहां से पढ़ेंगे आप लोग, न्यूज़पेपर से। क्यों? क्योंकि करंट में किसी इकोनॉमिस्ट ने ये टॉपिक को उठाया है। तो ये सब टॉपिक है जो आप लोगों का कवर नहीं होगा, जो मान लीजिए मेरे से मिस आउट हो गया है, तो वो आप लोग करंट अफेयर से निकालेंगे। और इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत टॉपिक होते हैं जो नए नए निकल के आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इन्फ्लेशन का, स्टैगफ्लेशन का। तो इकोनॉमी में करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो क्लास नोट्स में अपन सब प्रेफर करेंगे। दूसरा, आप लोग अभी बहुत नए हैं तो आप लोग बेसिक के लिए एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स के लिए 6, 7 की एनसीईआरटी, 8 की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सीधा आप लोग चालू कहां से करेंगे, क्लास 9 से। क्लास 9 से आप लोग एनसीईआरटी चालू करेंगे। 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन आप लोगों को फोकस किस में पढ़ना पड़ेगा, 11th और 12th में, ठीक है। मेन आपको फोकस करना पड़ेगा किसमें, 11th और 12th में।
जो कि थोड़ा सा टेक्निकल होगा। 11th और 12th होगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा। तो आप लोगों को 11th और 12th में क्या पढ़ना है? आप लोगों को 11th और 12th में 4 बुक है इकोनॉमिक्स की, ठीक है? दोनों को मिला के बता रहा हूं मैं आपको, 11वीं और 12वीं को मिला के 4 बुक है। 4 बुक में से आपको 2 बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है? 4 बुक में से 2 बुक नहीं पढ़नी है, 2 बुक आपको पढ़नी है। पहली बात, एक आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स की एक बुक है, उसको आपको छूना भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है? नंबर सॉल्व नहीं करवाएंगे आपको। स्टैटिस्टिक्स मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब आप लोगों से नहीं पूछेगा। तो आप लोग क्वेश्चन में मत जाइएगा, तो वो पूरी बुक आप लोगों को छोड़नी है, नहीं पढ़नी है, ठीक है? दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को नहीं पढ़नी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं क्लास में ही कवर करवा दूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को नहीं पढ़नी है, ठीक है? 2 बुक नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी 2 बुक पढ़नी है आप लोगों को? एक हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा हो गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? भारत की अर्थव्यवस्था का विकास, भारत की अर्थव्यवस्था का एक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक में भी आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी क्या पढ़ना है? सभी चीज नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिवली पढ़ना है। तो एक बार मैं देख लेता हूं आप लोगों को, मैं दिखा देता हूं, गूगल से ही दिखाता हूं मैं आप लोगों को कैसे करेंगे। हाउ टू सर्च, ठीक है? आ गया। एक सेकेंड रुकना, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा सिस्टम क्या है इसका, ठीक है? चलिए, इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप लोग देखेंगे 11th 12th में जो एनसीईआरटी है, आप लोगों को 2 ही पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा पढ़ना है आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हो गया, और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये 2 बुक पढ़ना है आपको, ठीक है? और आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो न्यूमेरिकल पार्ट होंगे उसको नहीं करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जैसे कि आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कैसे करना है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जहां पे भी आप लोगों को न्यूमेरिकल दिखेगा वो छोड़ देना, ठीक है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना नहीं पढ़ना है, और आप लोगों को बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करना है, और ये बुक पूरी पढ़नी है, ठीक है? 11th 12th में ही है। अब देख लेना कौन सी 11th में, कौन सी 12th में, वो आप लोग देख लेना। 4 बुक है दोनों मिला के, 11th 12th मिला के 4 बुक है। 2 नहीं पढ़नी है अपने को, 2 पढ़नी है। ये किसके लिए? आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसके लिए? आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्लास नोट्स हो गए, और दूसरा आपका क्या हो गया? एनसीईआरटी हो गया, ठीक है? अभी मान लो किसी को और अगर कोई एडवांस बुक चाहिए, स्टैंडर्ड बुक चाहिए,
स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमिक्स के लिए कोई पढ़ना है, मान लो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए, फिर आप लोगों को लगता है कि सर, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चीज़ नहीं दी होती और हर चीज़ डिटेल में नहीं दी होती है एनसीईआरटी में, राइट। तो आप लोगों को लगता है कि मेरा एनसीईआरटी हो गया, और क्लासेस में तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 महीने में 2 महीने में बहुत आगे पहुंच जाएंगे, नहीं। इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने में लगभग आप लोगों को साल भर लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हर दिन मेरी क्लास होगी, और भी सब्जेक्ट चालू होंगे तो उनकी भी क्लासेस लगेंगी, राइट। तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने में साल भर लग जाएगा। लेकिन आप लोगों को यदि जल्दी करना है तो आप लोग शंकर आईएएस करके इकोनॉमी की बुक आती है, शंकर आईएएस बोल के इकोनॉमी की बुक आती है, इस बुक को आप लोग परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को हम लोग यहाँ पे क्लास में भी बुक देंगे, आप लोगों को क्लास में भी इकोनॉमी की बुक देंगे, लेकिन वो बुक आपकी सहायता के लिए होगी, असिस्टेंस के लिए होगी, जो आप कब यूज करेंगे, जब आपका एनसीईआरटी हो जाए, जब आपका स्टैंडर्ड बुक हो जाए, जब आपका क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में लगता है कि अभी भी उस टॉपिक का हम लोग को नॉलेज अच्छे से नहीं है, तो अब क्या करेंगे, आप लोग गूगल करेंगे, और गूगल करने के बाद में इस टॉपिक को जो समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग किससे देखेंगे, मेरी वाली जो हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूट से बुक देंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। हेलो हेलो बोलिए। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में भी जाएंगे, कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप लोग फीस देते हैं, ठीक है। तो फीस के नाम पे इंस्टीट्यूट आप लोगों को एक बुक का वो देता है, लिस्ट देता है। वो बुक एक्चुअल में टॉपर्स भी नहीं पढ़ते हैं। वो बुक, जैसे मैं भी दिल्ली में पढ़ा था वाजीराम में, तो मुझे भी पूरी इतनी बुक मिली थी, हर सब्जेक्ट की एक बुक मिली थी, बट वो बुक आज भी मैंने खोल के नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि मेरा कभी एनसीईआरटी कंप्लीट करना था, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक पढ़नी थी, उसके बाद में पीवाईक्यू पढ़ना था, उसके बाद में क्लास नोट्स देखना था। उस नोट्स को देखने का कभी टाइम मिला ही नहीं। तो आप लोगों को नोट्स मिलेगा, लेकिन आप अपनी एनर्जी पूरी उस नोट्स पे मत लगाइएगा, समझ रहे आप बात, और नोट्स के पीछे मत भागिएगा। एक बात और है, यूपीएससी में मटेरियल कितना पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कितना छोड़ना है। मटेरियल बहुत ज़्यादा है यूपीएससी में पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप सब नोट मटेरियल पढ़ने बैठ गए तो फिर आप लोग क्या करेंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे किसी को पॉलिटी पसंद है तो पॉलिटी पढ़ते पढ़ते वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के उसमें चला जाता है, ठीक है, जो आपके अमेंडमेंट्स होते हैं उसको पढ़ रहा होता है। हम लोग को खाली यूपीएससी स्पेसिफिक पढ़ना है, हम लोग को पॉलिटिकल साइंस का ज्ञाता नहीं बनना है कि हम लोग एकदम डिटेल जा रहे हैं उस टॉपिक पे, राइट। तो आपको जितना नीड है उतना पढ़ो, एग्जाम निकालो और फिर आगे बढ़ो, सिंपल है। तो आप लोगों को बुक्स मिलेगी, बट मैं बोलूंगा उस पर फोकस आप लोग नहीं करेंगे। पहली प्रायोरिटी क्या, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पिछले 5-10 साल के, प्रीलिम्स के और मेंस के, वो करने के बाद में फिर आप रिवीजन करो, और कोई टॉपिक में फंसते हो तो उस बुक का जो आप लोगों को मिलेगा उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक के, इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। पहला आपका क्लास नोट्स हो गया, स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी हो गया, देन तीसरा स्टैंडर्ड बुक हो गया। फोर्थ आपका जो सोर्स रहेगा दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे आपका फोर्थ सोर्स रहेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे जो रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को हर साल आता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों को क्या चल रहा है, 2026-27 चल रहा है, मतलब आप लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, कब से होता है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है आपका। तो इस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा, अगले साल आएगा। मतलब इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण पूरा 1 साल निकलने के बाद आता है। मतलब आपका 26-27 का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो आपका आएगा लगभग मार्च 2027 में, फरवरी में, सॉरी, फरवरी 2027 में आपका क्या आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, जिसमें आपको पूरा पता चलेगा कि 26 और 27 में क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या घटित हुआ, वो जो भी इंसिडेंट हुआ है, जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई,
नेशनल इनकम कितना बढ़ा, खर्चे कितने हुए गवर्नमेंट के, कितने गवर्नमेंट के पास पैसे आए, कितने जाने हैं, कौन कौन सी मंत्रालय में कितने पैसे जाने हैं, वो सब किस में आता है, इसमें आता है इंसिडेंट होने के बाद। ठीक है, आप लोगों को 26-27 का इकोनॉमिक सर्वे कब मिलेगा, फरवरी 2027 में मिलेगा, जो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में हर एक एक बताई गई चीजें से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन से क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कर रहे थे, लगभग 17 चैप्टर था इस बार, तो उसको करने में 20 से 25 लेक्चर लग गए, क्योंकि आप लोग 700 पेज की बुक को तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करवा दूंगा इकोनॉमिक सर्वे में। और जो अगला सोर्स रहेगा आपका, वो रहेगा यूनियन बजट, केंद्रीय बजट, यूनियन बजट। ठीक है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इकोनॉमिक सर्वे कब आता है, इंसिडेंट होने के बाद में। इंसिडेंट मतलब जो भी साल भर में इकोनॉमी में हुआ, उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर आता है। बजट कब आता है, पहले आता है। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए। सर्वे आएगा वो एक साल बाद आएगा, बजट क्या आएगा, एक साल पहले आएगा। अब देखेंगे हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो फरवरी 2027 में आएगा, वो कौन सा ईयर का रहेगा, 26-27 का। जो बजट आएगा वो कौन सा रहेगा, मान लो बजट आएगा फरवरी 2027 में बजट आएगा। ठीक है, ये बजट कौन सा रहेगा, 27-28 का, 27-28 का बजट रहेगा कि आने वाले अगले साल में, एक साल में हमारे बजट का प्रोजेक्शन क्या रहेगा, कि भारत की इकोनॉमी किस रूप में आगे बढ़ेगी, बजट क्या चाहता है। बजट आगे की बात करता है, सर्वे पीछे की बात करता है, जो एक साल में हुआ। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल दूं, जो अभी आपका सर्वे आया था, जो अभी फरवरी में आया था, तो वो सर्वे कौन सा था, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था कौन सा था, 25-26 था। जो अभी फरवरी 2026 में आया है, वो इकोनॉमिक सर्वे कौन सा है, 25-26 का, 2025-26 का। और जो बजट आया है अभी, वो कौन सा बजट है, 26-27 का, 26-27 का बजट है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बजट भी और इकोनॉमिक सर्वे भी। ठीक है, तो ये आपके क्या रहेंगे, सोर्सेस रहेंगे, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। और जो भी सब्जेक्ट फैकल्टी आएगी उस सब्जेक्ट की, वो सभी आपको पहले सोर्सेज बताएंगे कि आपके सोर्सेज क्या रहेंगे। कल आप लोगों को हिस्ट्री वाले सर भी बताए होंगे कि आपके सोर्सेज क्या रहेंगे। पॉलिटी की क्लास होगी तो पॉलिटी वाले भी सर बताएंगे कि सोर्सेज क्या रहेंगे। तो वैसे ही आपको इकोनॉमी के सोर्सेज इतने रहेंगे, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। क्लियर है, इसके अलावा बाहर से और कुछ आएगा भी नहीं यूपी एग्जाम में, इसी के अंदर से आएगा। आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमी सर्वे को दो पार्ट में बांटते हैं, सॉरी मतलब इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट में बांटेंगे। सिलेबस लिख लें यदि हम लोग इसका, इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट में बांटते हैं। अब आप लोग एक चीज को और नोटिस कीजिएगा, यूपीएससी ने कहीं पे भी सिलेबस निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, यूपीएससी ने क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी खाली। अब सिलेबस कैसे हम लोग डिसाइड किए, एनीवन, ये बताओ भाई। हम लोग जो सिलेबस लिख रहे हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सब सिलेबस कैसे डिसाइड किए, बिल्कुल सही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 10 साल में, मेंस में, प्रीलिम्स में। तो उससे टॉपिक निकलते गए, धीरे धीरे निकलते गए। तो फिर एक कोचिंग ने एक फ्रेमवर्क लाया कि ये सब्जेक्ट सिलेबस में रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सिलेबस में कवर है उसके बाहर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस में तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है ना। सिलेबस में तो खाली इंडियन इकोनॉमी लिखा है। अब इकोनॉमी का तो पूरा समुंदर भी है, और नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसके अंदर से आएगा, हो सकता है बाहर से भी आएगा। लेकिन आप लोगों को इतना इनफ पढ़ाया जाएगा कि सब्जेक्ट बाहर से आता भी है टॉपिक, तो आप लोग कवर कर सके, आप लोग इजी टैकल कर सके, इतना आप लोग इनफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। पहला जो कि रहेगा वो प्री स्पेसिफिक रहेगा। प्री स्पेसिफिक मतलब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रहेगा। दूसरा जो कि रहेगा किसके पर्सपेक्टिव रहेगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेगा। ठीक है, पार्ट ए रहेगा दैट इज प्रीलिम्स स्पेसिफिक। दूसरा जो रहेगा पार्ट बी दैट इज मेन स्पेसिफिक। और ये कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं है ना। अगर आपको पढ़ने में इस वे में मजा नहीं आ रहा है तो आप लोग किसी और वे में पढ़ सकते हैं। मतलब मेन एजेंडा क्या है,
टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए आपका, टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो पार्ट ए से कंप्लीट हो रहा हो चाहे वो पार्ट बी से कंप्लीट हो रहा हो। आपको लगता है कि मेरे को पहले फिस्कल पॉलिसी पढ़ने में मजा आ रहा है, राजकोषीय नीति पढ़ना है, मेरे को मॉनेटरी पॉलिसी बाद में पढ़ना है, तो आप लोग पहले फिस्कल पॉलिसी पढ़ लीजिए। कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे, समझिए बात को, कोई सिलेबस का सीक्वेंस नहीं है। जैसे आप लोग क्लास स्कूल में पढ़ते थे तो चैप्टर 1 ये रहेगा, चैप्टर 2 ये रहेगा, चैप्टर 3 ये रहेगा, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ोगे और आप लोगों को जो टॉपिक अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वहां से आप लोग चालू कर सकते हैं इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो चैप्टर वाइज चालू करते हैं। पहला जो रहेगा इसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट और स्टैटिक पार्ट पे ध्यान देंगे, मतलब इकोनॉमी के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कि कंसेप्ट कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, और स्टैटिक पार्ट मतलब जो करंट के पार्ट नहीं रहेंगे, कि मूलभूत से बेसिक रूप से जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं हम लोग, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन हो गया और भी इसके जो रिलेवेंट टॉपिक्स हो गए, इससे कंसेप्ट से रिलेटेड जो टॉपिक हो गए वो पढ़ेंगे। करंट से लिंक करने का काम किसका है? आपका है। करंट से कैसे लिंक करना मैं बताऊंगा पढ़ाते पढ़ाते कैसे लिंक करना है। ठीक है, तो पार्ट ए में स्टैटिक और करंट पार्ट आप लोगों का रहेगा। पहला लिखेंगे आप लोग इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार, हिंदी में लिख लेंगे अर्थव्यवस्था का आधार। ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली इसमें कवर क्या करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, आप लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो जो मेन छोटे छोटे टॉपिक है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे, बेसिक्स कवर करेंगे। इकोनॉमी क्या होता है, आप देखेंगे इकोनॉमी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, दोनों चीज अलग होता है। इकोनॉमी अलग होता है, अर्थशास्त्र अलग होता है, अर्थव्यवस्था अलग होती है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी हो गई, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स हो गया, दोनों में डिफरेंस है जो हम लोग इसमें देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें पढ़ना है। सेकेंड है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अकाउंटिंग इसका मतलब, इसका वो मतलब नहीं कि टेक्निकल पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं। आप लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 3 तरह होता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब उसके टॉपिक्स कि कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे कैसे मेथड होते हैं, मतलब डिटेल में नहीं जाना आप लोगों, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है, कैपिटल गुड्स कौन सा होता है, पूंजी वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कौन सा होता है। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। टेक्निकल नहीं रहेगा, पूरा क्या रहेगा, थ्योरी रहेगा। ठीक है, तीसरा जो कि आपका रहेगा, ये आप लोग लिखेंगे ना अपनी कॉपी में, और मैंने कल बताया था आप लोगों को कॉपी कौन सी बनाएंगे, ब्लैंक पेज की कॉपी बनाएंगे, ब्लैंक पेज की कॉपी बनाएंगे और स्टार्टिंग से लेंगे, ऐसा नहीं कि बीच जैसे आप चालू किए हो, स्टार्टिंग से लेंगे एकदम न्यू फ्रेश। ठीक है, तीसरा लिखेंगे आप लोग फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, वित्तीय क्षेत्र एंड और पूंजी बाजार। वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार, फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट। ये सारे चैप्टर्स के नाम, चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि पहले हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, आप लोगों के टॉपिक्स कवर होंगे, कैसे पढ़ रहे हैं, रैंडम पढ़ रहे हैं, बट उसका भी सीक्वेंस होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि एक दूसरा टॉपिक एक दूसरे को लिंक करे, है ना।
फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर प्रीलिम्स। मनी एंड बैंकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनी एंड बैंकिंग मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनते हैं, बैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं, और बड़ा चैप्टर भी है, बैंकिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में भी बैंक से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन नेक्स्ट टॉपिक। अगला है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस हिंदी में सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस हिंदी में सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। अगला टॉपिक लिखेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। विदेशी व्यापार एवं निवेश, विदेशी व्यापार एवं निवेश, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। विदेशी व्यापार एवं निवेश, यहां तक हो गया सभी का। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान का संतुलन, भुगतान का संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा दर, विदेशी मुद्रा दर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान का संतुलन और विदेशी मुद्रा दर एंड फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट लिखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। चलिए कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का बताइए, कोई भी एक, कौन बोलेगा, बताइए। हाँ ठीक है, यूएन, गुड। हाँ बाकी लोग कोई बताओ। हाँ मिरेकल, कोई भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम। ठीक है चलो, यूएन लिख सकते हैं, ब्रिक्स लिख सकते हैं, नहीं पढ़े हो घबराओ मत, पढ़ेंगे। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, यूएन हो गया, ब्रिक्स हो गया, एडीबी हो गया, सार्क हो गया, ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक से। ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए। इतने ही नहीं है, और भी हैं, इतने नहीं है, खाली एग्जाम्पल लिखे मैंने, और भी हैं। तो ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि आपके स्टैटिक कवर करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, स्टैटिक पार्ट आप लोगों को कवर करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया, मेंस में है। ठीक है, अभी देखते हैं मेंस में। वैसे तो देखो तैयारी जो होती है वो एक साथ होती है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती, बिखर के नहीं होती। बस ये होता है कि जिस साल एग्जाम देने वाले हो उससे 3 महीने 4 महीने पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चालू कर देना होता है। अप्रोच मतलब अब लिखने की स्थिति को बंद कीजिए, राइटिंग बंद कीजिए, अब किस में लग जाइए, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने में। कब, जिस साल एग्जाम देना हो उसके 4 महीने पहले। आंसर राइटिंग बंद कर देना, मेंस का एनालिसिस बंद कर देना, सिर्फ फैक्चुअल पढ़ना है, सिर्फ फैक्चुअल पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू लगाना है, इस पे ध्यान देना। वो कब होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, वो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये करने से ऐसा होगा कि नहीं होगा, और ये कहाँ सीखोगे आप लोग, मेंस के एनालिसिस में सीखोगे। तो अप्रोच दोनों की आप लोगों की सेम होगी, किसकी, प्रीलिम्स और मेंस की। अलग अलग तैयारी नहीं होगी, एक ही तैयारी होगी जिसमें प्रीलिम्स भी कवर होगा और क्या, मेंस भी कवर होगा। ठीक है,
बस ओरिएंटेशन, आपकी तैयारी करने का तरीका बदल जाएगा जिस साल आप लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, अब आप लोग पार्ट बी लिखिए जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास। और इसमें हम लोग बेसिकली 3 सेक्टर में ध्यान देंगे। 3 सेक्टर में ध्यान देंगे। कौन कौन सा? पहला एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर कृषि। दूसरा इंडस्ट्री, उद्योग। दूसरा इंडस्ट्री, उद्योग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। तीसरा क्या? सर्विस, सर्विस, सेवा, सेवा का क्षेत्र। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, 3 चीजों में हम लोग मेनली ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसमें लिखिए प्री इंडिपेंडेंस, इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। ये तीनों को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। किसको? एग्रीकल्चर को भी, सर्विस को भी और इंडस्ट्री को भी। ठीक है, इन तीनों को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे। अब 3 भाग कौन कौन सा होगा? पहला भाग होगा आजादी से पहले एग्रीकल्चर कैसा था। प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले हमारी कृषि की हालत कैसी थी, कृषि का सुधार कैसे हुआ। प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले। उसके बाद 1947 मतलब आजादी के बाद से लेके 1991 एलपीजी रिफॉर्म जो आया था आप लोगों का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब आया था, उस रिफॉर्म तक के। ठीक है, 1947 से 1991 तक। और जो तीसरा पार्ट रहेगा वो आफ्टर 1991, 1991 के बाद। ठीक है, और ये तीनों में रहेगा। इसमें भी यही सेम होगा, इसमें भी यही सेम होगा। तीनों में सेम होगा। इसमें भी जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, तो आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद से लेके 91 तक, और 1991 से लेके अभी तक। ठीक है, ये तीनों होगा हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। इसीलिए जब आप लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपका इससे आइडिया आ जाएगा। वहाँ से आपका कॉमर्स था क्या 11-12 में? तभी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। ओके, और भी किसी का कॉमर्स था 11-12? आपका भी कॉमर्स था? ओके, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमी थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा इजी होगा, बस बहुत थोड़ा होगा, है ना। ज़्यादा बहुत आप लोग हेल्प नहीं मिलने वाली आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से। ठीक है, यहां तक हो गया? सभी लोग लिख लिए? ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, भारत में योजना, भारत में योजना और नीति आयोग। प्लानिंग इन इंडिया, एंड नीति आयोग। भारत में योजना और अभी नीति। पहले भारत में योजना कौन बनाता था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन पहले भारत में बनाते थे, प्लानिंग जो बनाते थे। अभी प्लान कौन बनाता है? नीति आयोग। वो हम लोग पढ़ेंगे, जब प्लानिंग कमीशन पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आजाद हुए थे हम लोग तो प्लानिंग कमीशन, आप लोग सुने होंगे पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान सुने होंगे आप लोग। तो पहले 5 ईयर प्लान बनता था, 2012 में जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अभी क्या है? नीति आयोग प्लानिंग बनाती है इंडिया में। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, प्लानिंग इन इंडिया। अगला टॉपिक लिखेंगे आप लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर मतलब ये एग्रीकल्चर हम लोग ओवरव्यू लेंगे। यहां पे हम लोगों ने कंटेक्स्ट में देखा था, ये जो ऊपर में हम लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज लिखे थे, ये एक टाइम पीरियड में देखे थे हम लोग कि आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले और 47 और 51 के बीच में। यहां पे हम लोग ओवरव्यू लेंगे एग्रीकल्चर का, सेम गोज फॉर इंडस्ट्री
सेम गोज फॉर सर्विस सेक्टर एंड अगेन आपका आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचा या संरचना का विकास, आधारभूत ढांचा या संरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है ना, लिखने का इसमें टॉपिक ज्यादा है, फैक्चुअल चीजें कम है, इसमें समझने की चीजें ज्यादा है। बट अभी डायनेमिक्स पूरा चेंज हो चुका है यूपीएससी का, मेंस प्रीलिम्स एक ही है उनके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन और मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन और मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब इसके अंदर में कुछ टॉपिक्स आएंगे, ये मेन टॉपिक है, इसका सब टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, पहले लिखेंगे आप लोग डेमोग्राफी, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी और जनसंख्या वृद्धि, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसांख्यिकी और जनसंख्या वृद्धि, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे पॉवर्टी, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी गरीबी, गरीबी, पॉवर्टी, हंगर भूखमरी, पॉवर्टी गरीबी, हंगर भूखमरी एंड मेल न्यूट्रिशन कुपोषण, कुपोषण, गरीबी, भूखमरी और कुपोषण, पॉवर्टी, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी, नेक्स्ट इनइक्वालिटी असमानता, वो भी इसी के अंडर में आएगी, इनइक्वालिटी असमानता, असमानता। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, बेरोजगारी और कौशल विकास, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, बेरोजगारी और कौशल विकास। लिखे यहां तक, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सतत विकास, सतत विकास। अगला है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ना आप अलग टॉपिक लिख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेस का एक ये यहां तक हो गया ABCD, इसको एक नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आप लोग लिख लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या है सिलेबस है, और ये सिलेबस क्या है कोई आदर्श सिलेबस नहीं है, बस इसमें क्या है कि सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएंगे, इनमें या तो इन सब में हो जाएंगे या तो इनके अंडर, हर एक टॉपिक के अंडर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर इनमें पूरा मिला के हम लोग कर लेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक ना हुआ हो इसमें कवर, जिसको हम लोग जो हम लोग को लगे कि वो छूट गया तो हम लोग उसको अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये याद रहेगा, सोर्सेस याद रहेंगे आपको, सोर्सेस याद रहेंगे, सोर्सेस याद रखिएगा। और दूसरा उसके बाद क्या कि आप लोगों का सिलेबस क्या है। सिलेबस तो आप लोगों को याद होगा नहीं एक बार में, पूरा जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है।
ठीक है, कल से क्लास चालू करते हैं। फिर कल से क्लास चालू करते हैं इकोनॉमिक्स की। पहला कहाँ से करेंगे? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी से हम लोग कल की क्लास चालू करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? एनीवन? किसी को कोई डाउट है बताइए, पूछिए। है ना? और आप लोग क्या है, अगर आप लोगों को रेगुलर रहना तो रेगुलर रहिए। कुछ अगर एक दो क्लास मिस कर दोगे तो पीछे का क्या होगा, छूट जाएगा। और अगर क्लास नहीं भी आ पा रहे हो तो क्या करिए, आप लोग उसको देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। अभी जितनी भी क्लासेस चलेंगी हफ्ते भर, वो पूरा केस में जाएगा, आपके डेमो में जाएगा। आप लोग उड़ान का ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उड़ान का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, यूपीएससी सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको बैच दिख रहा होगा 30 मार्च वाला, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कंटेंट पूरे दिख जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। फिर 4-5 दिन बाद क्या होगा, ये सारे लेक्चर्स क्या होंगे, लॉक हो जाएंगे, फिर आपको दिखना बंद हो जाएंगे। तो जो एडमिशन लिया रहेगा उनको ही एक्सेस मिलेगा, बाकी लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोग अगर क्लास नहीं भी आ पाते हैं तो लेक्चर वहाँ से देख लीजिएगा, कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर एक क्लास छोड़ देंगे तो काफ़ी छूट जाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, आप चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, लेकिन एक दिन का जो काम है, बर्डन है, उसको निपटाओ दिन में। बैकलॉग लेके मत रखो, बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता। भले रात को पढ़ लिया आधा एक घंटा, 1.5x में लगा लिए, 2x में लगा लिए, लेकिन उसको निपटाना है ना। ठीक।